Let's move to the another question. Which one of the following is more responsible for retarding cultural assimilation in India? बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि कल्चरल एसिमिलेशन के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। रिलीजियस स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, कई सारे रिलीजन के लोग आपस में मिलकर रह सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, कई सारे हाई सोसाइटी एंड लो सोसाइटी के लोग भी रहते हैं, गरीब लोग, ये सब मिडिल क्लास फैमिली सब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एथनिक कंपोजिशन नहीं हो सकता है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है। लोग आपस में इजीली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, भाषा के कारण समझने में दिक्कत होती है, अपनी बातों को सामने रख नहीं पाते हैं। बाकी सब लोग साथ में रह सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 8th शेड्यूल के अंतर्गत हमारी 22 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। बाद में बोडो, डोगरी एंड मैथिली 2004 में ऐड करी गई। तो इस तरह से जब कई सारी लैंग्वेजेस होंगी तो लोगों को समझने में दिक्कत होती है। जैसे आप कभी यूपी में हैं या फिर कहीं बिहार में जाते हैं या फिर वेस्ट बंगाल में गए, तो आप खुद ही देख लेते हैं, आपको अपनी बात को उन तक समझाने में काफ़ी दिक्कत होता है। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्थर्न साइड में हिंदी बोला जाता है, तो वहाँ पे कभी तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। तो इस तरह से अपनी बातों को समझाने में सामने वाले को काफ़ी दिक्कत होता है। इस वजह से लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होगा इसका आंसर। Reorganization of state 1956 was carried out on the basis of रेटिकल्स नहीं, रिवर बेसिन नहीं, रिसोर्स एंडोवमेंट नहीं, लैंग्वेज के बेस पे हमारा पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। 1956 में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश को बनाया गया पहला राज्य, और तेलंगाना जो बना हमारा 2014 में। तो इस हिसाब से लैंग्वेज के बेस पे हमारा पहला राष्ट्र बनाया गया। मैकिंडर इंट्रोड्यूस द थ्योरी नेम। तो सबसे पहले मैकिंडर ने जो दिया 1904 में, मैकिंडर ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में पेपर पब्लिश किया था, जियोग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री। उसमें बताया हार्टलैंड के बारे में। हार्टलैंड को पाइवेट एरिया बताया गया एज द कोर ऑफ ये यूरेशिया। पूरे यूरेशिया को बेसिकली उन्होंने पूरे यूरोप एंड एशिया को एक वर्ड आइलैंड में बताया गया। इनकी जो बुक थी रॉयल जियोग्राफिकल एंड सोसाइटी एंड जियोग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री, उसके अंतर्गत इन्होंने अपने हार्टलैंड के कॉन्सेप्ट को दिया था। हम्बोल्ट ने कॉस्मोस का वर्ड यूज किया, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिया हमारे कार्ल रिटर ने हमारा। इसका आंसर हो जाएगा हार्टलैंड थ्योरी। Who was the term rimlad in geostrategic concept? अलेक्जेंडर डी वेसेवर्स्काय, जेम्स फेरवी, मैकेंडर। रिमलैंड हमारे स्पाइकमैन ने दिया था ज्योग्राफी ऑफ पीस में, जो कि बुक आई थी इनकी 1944 में। इसका आंसर हो जाएगा स्पाइकमैन। Which combination of the following tribal combination confined a single state? तो सिंगल स्टेट में कौन से ट्राइबल रहते हैं? खासी मिजो नहीं रहते हैं। गारो, खासी, जैंतिया एक मेघालय में हिल्स हैं, जो कि ट्राइब्स के नेम पर ही रखी गई हैं। तो ये गारो खासी हमारा मेघालय रीजन में देखा जा सकता है। स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट किसने दिया था? तो स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट जो है ये गुन्नार मेडर का है, जो कि इन्होंने अपना जो मॉडल दिया क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, जो कि आया था 1944 में। क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल आया था ये 1944 में। इन एन अमेरिकन डायलेमा में इन्होंने ये वर्ड यूज किया। इंडिया को प्लानिंग रीजन में टीसीपीओ डिवाइड करता है। इसका आंसर बी होगा। प्लानिंग रीजन जो होते हैं वो एक टेरिटरी का पार्ट होते हैं, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक डिसीजन को अप्लाई करते हैं, कि जैसे कि वहाँ पे कोई ग्रोथ हो सके, इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हो सकें, और अर्बनाइजेशन हो सके। इस तरह की एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम किसी रीजन को प्लान करते हैं,
जहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है, कई सारे लोगों के द्वारा प्लानिंग रीजन डिवाइड करे गए। एल.एस. भट्ट एंड वी.एल.एस. प्रकाश राव द्वारा 1964 में 7 मेजर 51 माइनर रीजन्स प्रोवाइड करे गए। देन वी.एन. नाथ 1965 में उन्होंने प्रोवाइड किया। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ फिजिकल फैक्टर को उन्होंने माना, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ और क्रॉपिंग पैटर्न के बेस पे। पी सेन गुप्ता जी ने 1968 में भी डिवाइड किया, 7 माइक्रो रीजन एंड 42 मेसो रीजन में डिवाइड किया। चंद्रशेखर जी ने 1972 में 13 माइक्रो रीजन एंड 35 मेसो प्लानिंग रीजन में डिवाइड किया गया। और 1968 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने भी डिवाइड किया था, 13 माइक्रो रीजन प्रपोज्ड अंडर द स्कीम। तो हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से वो प्लानिंग रीजन्स थे। तो ये कुछ प्लानिंग रीजन है हमारे इंडिया के, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। साउथ पेनिनसुलर, सेंट्रल, वेस्टर्न हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट है, सेंट्रल डेक्कन है, गुजरात है, वेस्टर्न है, एंड सो ऑन। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। Following statement explain the cause of regional imbalance in less developed country. Which combination is the regional variation in resource endowment, disparity in level industrial, variation in geomorphological feature, distortion in the urban hierarchy. तो विकासशील जो राष्ट्र होते हैं उनमें अगर हम देखें तो मिनरल के बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह तो नहीं किया जाता है। सपोज हमारा ये इंडिया है, तो हम लोग ये देखें कि यहाँ उड़ीसा में है, झारखंड में है, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तो हर जगह अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर जैसे हम लोग देखें तो वेबर ने भी बताया कि भाई उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बचाना है, तो रिसोर्स को तो आसपास ही लगाना होगा, तभी इंडस्ट्रीज को मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनका आएगा। तो इस वजह से जो भी इंडस्ट्रीज होंगी हर जगह पर डेवलप नहीं हो सकती। जहाँ पे मिनरल्स होंगे, जो लोकलाइज मटेरियल जैसे वेबर ने बोला, रॉ मटेरियल्स जो होंगे, मिनरल्स हमारे हैं, तो वहीं पर ही इंडस्ट्रीज को हम लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए एंड बी होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ग्रोथ पोल थ्योरी हमारा पेरॉक्स ने दिया था। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोस्टॉव ने दी। रीजनल एनालिसिस की बुक है वाल्टर इजराट की। और सेटलमेंट हायरार्की दिया डब्ल्यू क्रिस्टोलर ने। सेंटर प्लेस थ्योरी हमारी आई थी 1933 में। ये बेसिकली जर्मनी के थे और इन्होंने साउथ जर्मनी को स्टडी किया। ग्रोथ पोल थ्योरी हमारी आई थी 1955 में। ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। स्टेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन्होंने रोस्टोव ने दिया। तो रोस्टोव ने 5 स्टेजेस बताई थी। तो पहली बताया इन्होंने ट्रेडिशनल सोसाइटी बताया। सेकेंड स्टेज थी इन्होंने बताया प्री कंडीशन। थर्ड जो इन्होंने स्टेजेस बताई उसे बताया टेक ऑफ। फोर्थ में इन्होंने बताया ड्राइव टू मैच्योरिटी। देन फिफ्थ एक स्टेज बताई हाई मास कंजप्शन। बाद में 1971 में इन्होंने एक स्टेज और बताई जिसे सिक्स स्टेज माना जाता है, सर्च ऑफ क्वालिटी। बट इसे कंसीडर नहीं करते, हम 5 स्टेज ही मानते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये वाल्टर इजराट की बुक के बारे में जरा मुझे आप लोग बता सकते हैं, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। जरा आप प्लीज अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकेंड, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, देन डी का थर्ड। तो इस हिसाब से हमारा सी आंसर सही होगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी Balanced regional development strategy at national level do not necessarily lead to the rapid growth of national economy in the short run. Reason क्या है? National economic growth strategy are based on economic efficiency criteria and not on regional balance criteria. राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीतियां निश्चित रूप से
तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त कर सकती। कहीं पर भी राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़ो, किसी में भी अल्पकाल में तो नहीं प्राप्त कर सकती है। भाई कोई छोटा सा रीजनल लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, ब्लॉक हो, कोई गांव हो, विलेज हो, वहां पे हाँ थोड़ा सा टाइम लेके हो सकता है 1 साल में या फिर 2 साल में चीजें बन सकती हैं, डेवलपमेंट हो सकता है, वहां पे हम चेंजेस कर सकते हैं, उसे अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। नेशनल लेवल पर तो भाई कोई चमत्कार ही होगा जो इतना जल्दी उसे कन्वर्ट कर पाएगा अल्पकाल में। लोकल एरिया होगा तो उसे कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ टैंक इरिगेशन? पूरे भारत में टैंक इरिगेशन भाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। तो अगर टैंक इरिगेशन की बात करें तो टैंक इरिगेशन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। क्यों? इसका कारण ये है कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो प्लेट्यू रीजन है। हमारा जितना भी साउथ इंडिया का रीजन है वो मोस्ट ऑफ दम अगर हम लोग देखें तो प्लेट्यू रीजन के अंतर्गत आता है। और रिवर जो हैं वो सीजनल होती हैं भाई, वहाँ पे कोई परमानेंट सोर्स ऑफ ग्लेशियर तो वगैरह तो है नहीं जहाँ पे वाटर वगैरह निकलता रहता हो। जैसे अपने यहाँ गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भाई किसी न किसी ग्लेशियर से तो आ ही रही हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो धीरे धीरे उनका पानी रिस के एक रिवर का फॉर्मेशन बना लेता है। तो हम लोग देखें अगर टैंक इरिगेशन की बात हो रही तो सबसे ज़्यादा टैंक इरिगेशन कहाँ कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इंटीरियर ऑफ तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बट अभी जो रिसेंट डेटा आया हुआ है वो उसमें तमिलनाडु, आंध्रा ये दोनों टॉप पर हैं जहाँ पे टैंक इरिगेशन सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत टाइम पहले से चली आ रही है। और टैंक इरिगेशन में बेसिकली क्या होता है कि गड्ढों को खोद दिया जाता है और उसमें पानी भर लिया जाता है और धीरे धीरे उसी से पूरे साल भर सिंचाई करी जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा टैंक इरिगेशन तमिलनाडु में है 18%, देन उड़ीसा 14% एंड आंध्रा 13% के अराउंड। भारत में आंध्र प्रदेश जो है वो माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। माइका एक तरीके से सिलिकेट मिनरल का होता है जिसे शीट सिलिकेट भी कहते हैं। ये कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इनका जो जो हम लोग देखें जो ज़्यादातर पाया जाता है ये सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस तीनों तरह के उसमें पाया जाता है। अगर 2013-14 के अगर डेटा के हिसाब से देखें तो माइका इंडिया में 7,626 टन प्रोडक्शन किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो माइका जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है वो हैं आंध्र प्रदेश हैं, राजस्थान हैं, बिहार हैं, झारखंड में भी होता है। झारखंड में भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। और इंडिया में हम लोग देखें तो भारत का जो स्थान है माइका प्रोडक्शन में वो 8th है। अगर रिसेंट डेटा आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का। एंड जो आंध्र प्रदेश में जो प्रोडक्शन होता है वो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। 2001 के अकॉर्डिंग जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड रहा है हमारे इंडिया में तो उसके हिसाब से हमें इसे मैच करना है। केरला में जो भी केरला में जो 1991 में जो अर्बनाइज्ड एरिया रहा है वो 26% के आसपास था। देन 2001 में 25 हो गया। देन 2011 में 47% के आसपास जो अर्बनाइजेशन है वो केरला में हुआ है। देन बिहार में देख लेते हैं कितना है। बिहार में 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 10% था, जो कि बहुत ही कम बढ़ा है। 2011 में सिर्फ 11% के आसपास बढ़ा था। बिहार की बात क्या कह रहा है? बिहार, केरला, पंजाब एंड महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का देख लेते हैं कितना है। महाराष्ट्र का 45% 2011 में रहा है। 2001 में 42% के आसपास था। आगे क्या कह रहा है? पंजाब। तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं कितना है। पंजाब में अर्बनाइजेशन 37% रहा है। 2001 में 33% था। तो उस हिसाब से देखें तो पंजाब 33%, केरला 25%। केरल में हमारा हुआ है 25% के आसपास। पंजाब में अप्रॉक्स
37% क्या 33% के आसपास। बिहार में 2001 में 10% के आसपास था, 2011 में 11% हो गया, और 42% रहा है महाराष्ट्र में। तो इस हिसाब से देखते हैं कि आंसर है फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का थर्ड है, 10% बिहार, देन आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। ये कुछ पूरा अप्रॉक्स डेटा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 2011 से, सॉरी 2071 से 2011 के बीच में जो भी अर्बनाइजेशन का ट्रेंड रहा है वो यही है। पूरे ओवरऑल इंडिया में देखें तो 31% के आसपास हमारा जो प्रेजेंट टाइम पे, अब तो खैर अभी सेंसस अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंसीडर इसे ही करेंगे, 31.16% अभी हमारे देश में अर्बनाइजेशन कंसीडर किया जाता है। लैंडस्लाइड बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो, स्लोपी रीजन हो, और कभी भी रेनफॉल मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा होता हो। तो उस हिसाब से ईस्टर्न घाट, सतपुरा, वेस्टर्न घाट यहाँ पे नहीं होगा, हिमालय इज़ द राइट आंसर। तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा पीक्स वगैरह कहाँ पे हैं, उसी हिसाब से एक एवरेज हाइट हम लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे। बेसिकली स्टेट वाइज मैंने हिल्स यहाँ पे दे दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गुरु शिखर 1722, कंचनजंगा ये ईस्टर्न हिमालय में, हिमालयन रीजन में है। गद्दा बेटा नीलगिरी 2630। तो बहुत ज़्यादा हाइट तो यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड होते हैं, बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमालयन रीजन ज़्यादा फार बेटर है। इस हिसाब से इसका आंसर हिमालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ अ स्टील प्लांट? तो स्टील प्लांट भोपाल में नहीं है, कोयम्बटूर में नहीं है, हैदराबाद में है, बट उस हिसाब से नहीं कह सकते कि छोटे मोटे कई तरह के अब मिनी स्टील प्लांट्स खुल गए हैं, बट हॉस्पेट विल बी द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं आगे। दो तरह के हमारे पास स्टील प्लांट माने जाते हैं, एक होता है मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बोलते हैं। टोटल अगर देखें हमारे पास तो 650 मिनी स्टील प्लांट हैं हमारे इंडिया में, और 50 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में। ये बेसिकली यहाँ पे टर्म्स में डिवाइड किया है, तो ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेन मेन स्टील प्लांट्स जो हैं हमारे यहाँ, जैसे दुर्गापुर में है, भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, वेदांता रिसोर्सेज का है ये, जीरा आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, अंगुल उड़ीसा में है। ये काफ़ी जो फेमस है या फिर जिनका ज़्यादातर नाम हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं, ये उनके बारे में है। ये देखिए हॉस्पेट बेलारी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में है, रांची में है, और सलेम काफ़ी फेमस है, जमशेदपुर का तो टाटा स्टील्स का तो फेमस ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विशाखापट्टनम का है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में। तो ये कुछ स्टील प्लांट्स हैं, आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following technique is suitable for measuring the extent of association between two variable? तो टू वेरिएबल्स को एसोसिएट करने के लिए हमें कार्ल पियर्सन को रिलेशन को हम ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। टू वेरिएबल्स को कंपेयर करके हम लोग उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ये आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज सूटेड फॉर फैमिली प्लानिंग सर्वे? तो जैसे कि टोटल हमारे पास 25,000 हैं, तो हमें उनमें अगर 1,000 लेना है, तो हमें ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, जैसा कि सपोज हमारे पास ये एक पूरा फील्ड है, हमें उसे पहले डिवाइड करेंगे। तो रैंडम में अगर करेंगे तो हमें कुछ भी जैसे मन हुआ वैसे उठा लिया, तो ऐसे नहीं करना होता है। सिस्टमैटिक में क्या करना होगा कि हमें इससे लेना होगा, फिर हमें इससे लेना होगा, इससे लेना होगा, फिर हम इससे लेंगे। तो इस तरह से भी नहीं कर सकते, ये स्ट्रैटिफाइड ज़्यादातर सही होगा। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि हमें एक ही जगह का, मतलब एक जैसे क्लस्टर मतलब गुच्छा टाइप का बोलते हैं, तो एक पर्टिकुलर पूरी फील्ड से हमने एक जगह के लोगों को ले लिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है हर भाई। अगर इतने सारे लोग हैं तो डाइवर्सिफाइड होते हैं, सबका रहन सहन अलग होता है, कोई साउथ इंडिया का होता है, कोई नॉर्थ इंडिया का होता है, तो इस तरह के कई सारे लोग होते हैं। स्ट्रैटिफाइड में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सैंपल हम इससे ले लेंगे, थोड़ा सैंपल इससे ले लेंगे, कुछ सैंपल इससे और कुछ सैंपल इससे लेके, तो हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा।
Which one of the following requirement is not correct of the testing distribution with the chi-square test? तो chi-square टेस्ट में देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है. द डेटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये तो सही है. द टोटल नंबर ऑब्जर्व मस्ट नॉट बी मोर देन 20. एक सेकेंड, इसको होल्ड पर डालते हैं. द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मस्ट नॉट लेस देन 5. ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट. तो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट तो नहीं होता है. तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आई एस द पॉलीगन रिफर्स टू द हेट्रोजेनस तो नहीं होता है. होमोजेनस रिप्रेजेंट 2D भी नहीं होगा. हेट्रोजेनस तो नहीं होएगा. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. तो हम लोग जैसे देखते हैं इसमें रास्टर और वेक्टर के बारे में बोलता है. तो रास्टर जो होते हैं वो ग्रिड्स में होते हैं, एक तरह से सेल्स होते हैं, उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो वेक्टर होता है, वेक्टर हमारा पॉइंट में हो सकता है, लाइन में हो सकता है, पॉलीगन्स में हो सकते हैं. तो इस तरह से हम रास्टर और वेक्टर वगैरह इसमें देखते हैं. सपोज ये रास्टर इमेज हमारी ये पड़ी हुई है तो ये ग्रिड्स में है. और ये वेक्टर जो है हमारी, ये देखो कहीं पे लाइंस दिखेंगे, कहीं पॉलीगन्स दिखेंगे, और ये हमारा रियल वर्ड से कुछ रिप्रेजेंटेशन है. तो हम इसे रास्टर और वेक्टर इस तरह से डिवाइड करते हैं. करना है तो मैच करने के लिए भाई देख लेते हैं क्या कह रहा है. तो जैसे मीन का है तो मीन का तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा. कनेक्टिविटी में मैट्रिसेस जो होती है नेटवर्क एनालिसिस से होती है. तो और थर्ड का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व, आई थिंक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. और प्रिंसिपल कंपोनेंट शुड बी वन. तो आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है. आंसर वन का टू है, सेकंड का फोर्थ है, देन थर्ड का फर्स्ट. हाँ, तो आंसर 50 का बी हो जाएगा. इस तरह से हमने 2004 का पेपर कवर कर लिया है. और धीरे धीरे हम इसी तरह के आगे भी कई सारे एमसीक्यूज करते रहेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो भी हमारे केवीएस हैं, पीजीटी हैं, एंड अदर जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन होते रहेंगे उन्हें हम इसी चैनल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अभी अभी जैसे न्यू चैनल है तो मैं कोशिश यही करूँगा कि उसे कैसे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा बना सकूँ. और आगे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.